Hello students, welcome to class 9th NCERT for subject science. Our chapter 4th, atoms and molecules is going on. In this chapter, today's we are discussion about law of chemical combinations. एटम्स और मॉलिक्यूल्स को डिस्क्राइब करने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स बहुत ही स्मॉल यूनिट होती है और इन एटम्स के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो एटम्स होते हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइंड होते हैं और केमिकली कंबाइंड होकर वो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनके केमिकल कॉम्बिनेशन से पूर्व हमको ये जानना जरूरी है कि इनका कॉम्बिनेशन होता किस प्रकार से है। हाउ द कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। यहाँ पर हम चेक करते हैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस दिए गए थे। देखो दो साइंटिस्ट थे लवाइजिए और जोसेफ प्राउस्ट। लवाइजिए और जोसेफ प्राउस्ट ने एटम्स से मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के टाइम पर जो केमिकली कॉम्बिनेशन होता है उसमें 2 टाइप्स के लॉ यहाँ पर प्रपोज किए थे और उन लॉज को बोला जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और केमिकल कॉम्बिनेशन का जो फर्स्ट लॉ है वो यहाँ पर है स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम फर्स्ट लॉ कौन सा स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed in a chemical reaction. Law of conservation of mass states that mass of any molecules या any atoms is not created or not destroyed in by any chemical reactions. किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है उसे ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसे बना सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही उसे क्रिएटेड कर सकते हैं। यानी कि किसी भी एटम का, किसी भी केमिकल रिएक्शन का, किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है वो ऑलवेज कंजर्व रहता है। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ मैं, जैसे कार्बन कोक को आपने बर्न किया एयर की प्रेजेंस में तो यहाँ पर CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। क्लियर है ना। कोक कार्बन की फॉर्म होती है और कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है स्टूडेंट्स वो 6 होता है और कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर आपने जो ये सब्सटेंस को यूज किया, इन सब्सटेंस को यूज करने के बाद ये प्रोडक्ट फॉर्म किया है आपने, तो क्या इन दोनों का मास इस प्रोडक्ट के फॉर्म होते समय कंजर्व है या नहीं है। अगर ये मास कंजर्व है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यहाँ पर ओबे किया जा रहा है, पालन किया जा रहा है। तो ये चेक करते हैं हम। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास स्टूडेंट 16 होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इसलिए 16 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। यहाँ पर कार्बन के 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2, टोटल काउंट करो 44 यूनिट LHS साइड का टोटल मास और इस साइड का 44 यूनिट। इट मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, ये छोटी सी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल लिया, लेकिन बड़ी से बड़ी केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें भी कंजर्वेशन ऑफ मास का ओबे किया जाता है। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर कहा जा रहा है
कि मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड, कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो देखो स्टूडेंट्स, ना तो हमने मास को यहाँ पर क्रिएट किया है ना ही इसे हम डिस्ट्रॉय कर पाए हैं, यानी कि इधर जो टोटल मास था रिएक्टेंट्स पोर्शन में वो कंजर्व रहता है प्रोडक्ट पोर्शन में जाकर। क्लियर है। और यहाँ पर एक एग्जांपल आपके लिए मैं और नोट कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का यूज़ करके अमोनिया गैस फॉर्म करते हो, ठीक है ना। इस इक्वेशन को मैं बैलेंस कर रहा हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14, तो 14 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2। नाइट्रोजन का 14 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, क्लियर, 28 आ गया इसका, प्लस ये कितना आ गया 6, टोटल कितना आ गया 34 यूनिट। और इधर चेक करिए 2 17 कितना आया बताओ 34 यूनिट। बताओ मास कंजर्व है कि नहीं है? मास कंजर्व है ना, बोथ साइड्स का मास कंजर्व है, तो इट मीन्स कह सकते हैं ना मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना क्रिएटेड किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो लवाइजिए और प्राउस्ट थे, उन्होंने एक सेकंड लॉ दिया केमिकल कॉम्बिनेशन का, और केमिकल कॉम्बिनेशन का जो सेकंड लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन ए केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो एलिमेंट एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं? एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं बाय मास। वो भी कैसे? देखो एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे H2O लिया, ठीक है ना। इस H2O में यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो है वो 2:1। अगर 2 molecules 2 atoms ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 atom ऑफ ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। अगर ये प्रोपोर्शन बिगड़ता है, ये रेशो अगर बिगड़ता है तो आपको वाटर मॉलिक्यूल ऑब्टेन नहीं होगा, ठीक है ना। तो कोई भी सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है, ये सब्सटेंस है वाटर, इसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में है कि नहीं? इसका डेफिनेट रेशो है प्रेजेंट है कि नहीं है? डेफिनेट रेशो में ये प्रेजेंट हैं, तो इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के 2 लॉज का स्टडी किया है। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन बाय ऑफ मास, और दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दोनों के दोनों जो लॉ हैं ये लवाइजिए और प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट नाम के जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा प्रपोज किए गए थे, और इन्होंने इनको प्रपोज करने का जो एम था वो था कि एटम्स से मॉलिक्यूल्स का जब फॉर्मेशन होता है तो वो एटम्स उस मॉलिक्यूल्स के अंदर किस प्रकार से कंबाइन होते हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये लॉ दिए गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर सकते हैं इनको हम। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स हम एटम्स को। एटम क्या होता है और एटम को डिस्कवर करने वाला कौन था, इसको देखते हैं हम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ नेचर which cannot further divided and
नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज and cannot present in free state is called atom। ये एटम को डेफिनेशन करने के लिए मैंने 3 पॉइंट्स का यूज किया है। देखो, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ नेचर विच कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड, प्रकृति का वह सबसे छोटा कण जिसका हम आगे विभाजन नहीं कर सकते। एंड नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज, और नेकेड आइज से उनको हम देख नहीं सकते। एंड कैन नॉट प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, और वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। उसको हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? एटम्स कह सकते हैं। एटम इज डिस्कवर्ड बाय डाल्टन। एटम को डिस्कवर करने वाला जो आदमी था वो कौन था? डाल्टन। पूरा नाम लिख देता हूं इसका मैं, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। और इन्होंने 1808 में इसको डिस्कवर किया था। जॉन डाल्टन एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे केमिस्ट्री के, और इन्होंने इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफाई करने के बाद इसका नाम रखा एटम। इसका क्या नाम दिया? एटम। और जॉन डाल्टन ने इस एटम के लिए अपनी एक थ्योरी भी एक प्रस्तुत की थी, जिसको क्या बोला जाता है? एटॉमिक थ्योरी। इसको क्या बोल सकते हैं हम? एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। ठीक है ना? डाल्टन प्रपोज्ड ए थ्योरी known as atomic theory एटॉमिक थ्योरी। इसको हम किस नाम से जानते हैं? एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के नाम से इसको हम जानते हैं। इन्होंने जो अपनी एटॉमिक थ्योरी थी उसके लिए कुछ पोस्टुलेट्स दी थी, और इन्होंने कुछ बताया था। यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो एटम होता है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम क्या बताया? एटम को क्या बताया इन्होंने? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बताया। दूसरा इन्होंने क्या बोला था कि जो एटम्स होते हैं वो इनडिविजुअल इनविजिबल होते हैं। एटम्स कैसे हैं स्टूडेंट्स? इनविजिबल। एटम्स को इन्होंने क्या बताया? इनविजिबल। इनविजिबल मीन्स आप नेकेड आइज से उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एटम कहाँ पर प्लेस्ड है। ठीक है ना? और इन्होंने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया कि जो एटम्स है एलिमेंट के वो सेम होते हैं। अगर कोई एक एलिमेंट है, जैसे ये एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होंगे, एलिमेंट के अंदर कोई एटम्स अगर प्रेजेंट है तो वो एटम्स शेप, साइज और प्रॉपर्टीज, उन एटम्स की शेप, साइज, केमिकल प्रॉपर्टीज और मास या केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब सेम होते हैं। यानी कि एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये सोडियम एलिमेंट है, इसके अंदर जितने भी सोडियम के एटम प्रेजेंट हैं उन सब की शेप, साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? सेम होंगी। और अगर डिफरेंट एलिमेंट हैं, एलिमेंट कैसे आ जाएं?
डिफरेंट अगर एलिमेंट है तो उनके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होंगे उनकी शेप, साइज, मास, केमिकली प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। यानी कि एक एलिमेंट में तो सेम टाइप्स के ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट जो एलिमेंट होते हैं उनके अंदर डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ये बात समझ आ रही है आपको? ठीक है ना। एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के ऑलवेज, जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में केमिकली कंबाइन होते हैं। किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में केमिकली कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर उस एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना। और इसमें जो मास होता है, अगर मास की बात की जाए केमिकल रिएक्शन में एटम्स, और अगर मास होता है जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उस केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है, न्यू एटम्स फॉर्म नहीं हो सकते। तो एटम्स को आप ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो और ना ही इसे क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारी पोस्टुलेट्स जो गिवन हैं ये एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन्स की हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है उसकी ये पोस्टुलेट्स हैं, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे, देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स।